नमस्ते छात्रों। आज हम हिंदी सुलभ भारती कक्षा 8वीं का दूसरा जो पाठ है वारिस कौन, यह पाठ हम यहाँ देखेंगे। तो यह वारिस कौन, यह कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है और इस कहानी के लेखिका है विभा रानी। तो विभा रानी का परिचय देखते हैं। विभा रानी का जन्म 1959 में मधुबनी बिहार में हुआ। परिचय। बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी व मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। विभा रानी ने कहानी, गीत, अनुवाद, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। विभा रानी समकालीन फिल्म, महिला व बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही है। अब हम विभा रानी की प्रमुख कृतियाँ देखते हैं। विभा रानी ने चल खुसरो घर अपने, मिथिला की लोक कथाएँ, गोनू झा के किस्से कहानी संग्रह, अगले जन्म मोहे बिटिया न कीजो नाटक, समृत ज्ञान द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद, बिल टेलर की डायरी आदि प्रमुख कृतियाँ विभा रानी ने रची हुई है। इस गद्य संबंधी देखते। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी के माध्यम से विभा रानी जी ने कहानी के बारे में कहा है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। अब हम इस कहानी को देखते हैं, इसका अर्थ देखते हैं। वारिस कौन। इस कहानी में विभा रानी जी ने समय का सदुपयोग कैसा करना चाहिए, इसका उत्तम उदाहरण यहाँ पे इस कहानी के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस वारिस कौन इस कहानी में समय का सदुपयोग कैसा करना चाहिए, यह इस कहानी से हमको सीख मिलती है। और जो इंसान समय का सदुपयोग करता है, जो इंसान बुद्धिमत्ता से चलता है, बुद्धिमानी का प्रयोग करता है, वह जीवन में सफल हो जाता है, वह जीवन में यशस्वी हो जाता है। इसका परिचय इस कहानी के माध्यम से लेखिका विभा रानी ने वारिस कौन इस कहानी के माध्यम से हमको दिया है। चलो बच्चों, तो हम देखते हैं इस कहानी वारिस कौन। तो वारिस का मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो उत्तराधिकारी कौन, मतलब जैसे देखो हमारे परिवार में पिताजी रहते हैं, पिताजी कहते हैं कि अगला वारिस मेरा बेटा होगा या मेरी बेटी होगी। मतलब कि पिताजी गुजर जाने के बाद या पिताजी के मौत के बाद उनका सभी जो संसार है, उनका जो काम धंधा है, वो चलाने वाला, उसकी जिम्मेदारी एक लड़का या लड़की के ऊपर वह सौंप देते हैं, उसको हम उत्तराधिकारी कहते हैं, उसी को हम वारिस कहते हैं। इसी वारिस के खोज में इस कहानी का राजा था और वह राजा अपना अगला उत्तराधिकारी कौन होगा इसके बारे में यहाँ चिंतित है। वह चिंता व्यक्त करता है कि मेरा अगला वारिस कौन होगा, क्योंकि उसकी 4 बेटियाँ थीं और चारों बेटियों में से कौन किसको वारिस बनाए, किसको उत्तराधिकारी बनाए, इस बात को लेकर वह चिंतित था। तो वह राजा अपनी चारों बेटियों की परीक्षा लेता है, चारों बेटियों की परीक्षा लेता है और उन चारों बेटियों में से तीसरी बेटी वह परीक्षा पास हो जाती है और वह राजा खुशी से उस अपनी लड़की को वह उत्तराधिकारी, अपना वारिस घोषित कर देता है। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से जो बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा, लेकिन उसका फैसला कैसे हो, वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। मतलब एक राजा था, उसकी 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा कि इन 4 बेटियों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही वह अपना राजपाट सौंपेगा, लेकिन इन चारों में से कौन सबसे ज़्यादा बुद्धिमती है, यह कैसे सोचे, यह कैसे ठहराए। तो इसके बारे में वह सोचने लगा और अंत में राजा को एक उपाय सूझ गया। अंत में राजा को एक उपाय मिल गया।
उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल के बाद जब मैं इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। मतलब राजा को एक उपाय सूझा और राजा ने अपनी चारों बेटियों को एक दिन अपने पास बुलाया और चारों बेटियों को गेहूं के 100 दाने दिए और कहा कि इसे तुम अपने पास रखो और 5 साल के बाद मैं जब इन्हें तुमसे मांगूंगा तो तुम मुझे यह दाने वापस कर देना। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट गई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो भी याद रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। मतलब चारों बहनें अपनी अपनी कमरों में लौट गई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया और उसने सोचा, आज से 5 साल बाद क्या पिताजी को यह बात याद रहेगी? और अगर याद भी रही तो मैं भंडार से लेकर उनको दे दूंगी, इसमें क्या सोचने वाली बात है। ऐसी वह बड़ी बहन ने सोचा और उसने वह दाने फेंक दिए। दूसरी बहन ने दानों को चांदी के एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैलों में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा, 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। मतलब दूसरी बहन ने उन दानों को चांदी की डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके अपनी सुरक्षा से रख लिया और उसने सोचा कि जब पिताजी 5 साल बाद यह दाने मांगेंगे तब उन्हें मैं वापस कर दूंगी। तीसरी बहन सोचती है कि इसका क्या करूं? चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी। मतलब तीसरी बहन सोच रही थी कि इन दानों का क्या करूं। चौथी और जो छोटी बहन थी तनिक बच्ची थी, वो बच्ची जैसी थी, छोटी थी। शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। मतलब चौथी जी लड़की थी, वो छोटी थी, उसे शरारत करना, खेलना कूदना उसे बहुत पसंद था। तो उसने वह गेहूं के दाने उसने भून डाले और उन दानों को भुनवा कर उसने खा दिए और उसके बाद वह खेल में मग्न हो गई। तीसरी राजकुमारी थी, वह इस बात का यकीन था कि पिताजी ने इन्हें यूं ही ये दाने नहीं दिए होंगे, जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह उन्हें सहज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़कियों के पीछे वाली जमीन में से वह दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में उसके पास ढेर सारा गेहूँ तैयार हो गया। मतलब तीसरी जो राजकुमारी थी उसको यकीन था कि पिताजी ने उनको यह दाने यूं ही बिना वजह से नहीं दिए होंगे, इसके पीछे ज़रूर कोई मकसद होगा। पहले उसने भी अपने दोनों बहनों की तरह उन दानों को सहज कर रखने की बात सोची, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। फिर 2-3 दिन बाद उसने सोचा और उसने वह दाने अपने कमरे के खिड़की से पीछे वाले ज़मीन में बो दिए और बो देने के बाद समय पर उन गेहूँ को अंकुर फूटे और गेहूँ के पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने फसल में से दाने निकाले और फिर से उन दानों को बो दिए। इस तरह 5 साल में उसके पास ढेर सारा गेहूँ तैयार हो गया। ढेर सारा गेहूँ की फसल उसके पास तैयार हो गई। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूँ के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? बड़ी राजकुमारी भंडार जाकर गेहूँ के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? पहले तो राजकुमारी ने हाँ कर दिया, मगर राजा के फिर कड़कर पूछा तो उसने सच्ची बात बता दी। राजा ने अब दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुम्हारे दाने कहाँ है? दूसरी राजकुमारी अपनी संदूकची में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई।
जिसमें उसने गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा तो दाने सड़ गए थे। तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरे ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। राजा ने अब चौथी और सबसे छोटी राजकुमारी से पूछा। उसने उसी बेपरवाही से जवाब दिया, क्योंकि वो छोटी थी। उन दानों की कोई कीमत है पिताजी? वैसे तो ढेरों दाने अनाज में पड़े हैं, भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे गेहूं के भुने दाने बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैं उन्हें भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन बातों के चक्कर में पड़ जाते हो? सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही थोड़ी उम्मीद थी। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी के पास राजा आ गई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको मैं दिखाऊं कि गेहूं के दाने कहाँ है। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर के पार करके खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ छोड़े हैं तुमने वो 100 दाने? इन 100 दानों के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? तब तक रथ एक बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा, सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी पालियां हवा में झूम रही थी, जैसे राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा। राजकुमारी ने कहा, पिताजी, ये है वह 100 दाने जो आज लाख लाख दानों के रूप में आपके सामने है। मैंने उन 100 दानों को बोकर अपनी अधिक फसल तैयार की। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, अब मैं निश्चिंत हो गया, तुम ही मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। मतलब इस कहानी के माध्यम से हमको यह संदेश मिलता है कि कभी भी जीवन में हमको अपना काम प्रामाणिकता से, पूरी मेहनत से और ईमानदारी से करना चाहिए और बुद्धिमानता से काम करते हुए हमको जीवन में यशस्वी होना चाहिए। हमको जीवन में यश मिल जाता है, हम जीवन में सक्सेसफुल बन जाते हैं। इस कहानी के माध्यम से विभा रानी जी ने हमको यह सीख दी है कि कभी भी जीवन में उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल हो जाता है। ऐसा इस कहानी के माध्यम से हमको यहाँ पे विभा रानी जी ने वारिस कौन यहाँ से यह संदेश हमको दिया है। और इस तरह से वह राजा अपनी तीसरी बेटी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। इस तरह से इस वारिस कौन इस कहानी में मेहनत और बुद्धिमानता का दर्शन हमको यहाँ पे घड़ाया गया है और बुद्धिमानता का आधार से राजा ने अपना वारिस चुन लिया है, जो जीवन में समय का सदुपयोग करता है वह जीवन में सदा सफल हो जाता है। बुद्धिमानी से जो चलता है वही जीवन में आगे बढ़ता है, वही सक्सेसफुल इंसान बन जाता है, वही सफल हो जाता है। ऐसा संदेश इस कहानी से हमको मिलता है। इस तरह से हमको भी अपने जीवन में सदा बुद्धिमानी का प्रयोग करते हुए चलना चाहिए। सदैव हमको समय का सदुपयोग करना चाहिए और इस तरह से हमको अपना जीवन यशस्वी बनाना चाहिए। ऐसी सीख इस कहानी के माध्यम से हमको विभा रानी जी ने हमको दी है।